हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे सीटेड क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का। ठीक है, ये पेपर है 26 नंबर तक का देख चुके थे, अब 27 नंबर का देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स: मिल्पा, लादांग, कैर, मिल्पा, लदांग, रोका एंड चिरू द अबव नेम्स आर रिलेटेड टू। तो ये मिल्पा, लदांग, रोका एंड चिरू द अबव नेम्स आर रिलेटेड टू। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड endangered species। सेकंड में कि शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड वेरीफाई क्या है, वेराइटी ऑफ राइस पेडी। थर्ड में कि endangered species। फोर्थ में कि वेराइटी ऑफ राइस पेडी, राइस या पेडी। ओके, तो हिंदी का देख रहे हैं कि निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लदांग, रोका और चिरू ऊपर दिए गए नाम किन से संबंधित है? जो मिल्पा है, लदांग है, रोका है और चिरू है, ये किस नाम से संबंधित हैं? तो फर्स्ट में स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां, सेकंड में कि स्थानांतरित कृषि और चावल धान का प्रकार, या थर्ड में विलुप्त प्रजातियां, या फोर्थ में चावल धान का प्रकार। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है ऑप्शन में, ये मिल्पा, लदांग, रोका, तो किससे संबंधित है इसको जानना है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि। ओके, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, यानी स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका है हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। तो फर्स्ट में महात्मा गांधी, सेकंड में रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड में जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग क्या है, किसने किया है? 28 नंबर का कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना कई बार सीटेट में पूछा है घुमा फिरा के। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो अनेकता में एकता, इसको किसने लिखा है? यानी इसके नाम पर एक क्या कहते हैं बुक भी है, और ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका वर्णन है अनेकता में एकता, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, संघ में ही एकता होती है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, कहा है, ये इसका वर्णन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अब 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज लोकल मीडिया। तो व्हाट इज लोकल मीडिया क्या है? फर्स्ट में मीडिया रन बाय स्टेज ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज। सेकंड में कि मीडिया रन बाय नेशनल ग्रुप्स ऑफ इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज। थर्ड में कि मीडिया रन बाय लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज। फोर्थ में कि मीडिया रन बाय इंटरनेशनल ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज। तो स्थानीय संचार माध्यम या मीडिया क्या है? फर्स्ट में कि राज्य समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। सेकंड में कि राष्ट्र समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। थर्ड में कि स्थानीय समूह द्वारा जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। और फोर्थ में कि अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा सही? ट्वेंटी 29 नंबर का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है,
जो स्थानीय समूह द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। तो ये स्थानीय संचार माध्यम यानी मीडिया क्या है, तो क्या है ये? मीडिया रन बाय लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज, ठीक है। तो स्थानीय समूह द्वारा जो दूर-दराज के क्षेत्रों से लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला संचार माध्यम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। अंडर द इंडियन फेडरल सिस्टम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स दी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट कैनॉट मेक लॉस। फर्स्ट में बैंकिंग, सेकंड में कम्युनिकेशंस, थर्ड में पुलिस, फोर्थ में करेंसी। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता? तो किस विषय पर कानून नहीं बना सकता है? संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर सरकार कानून यानी केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता? बैंकिंग में, संचार में, पुलिस में या फिर मुद्रा में, किसमें? 30 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। पुलिस पे, ठीक, पुलिस पे, इस पे क्या कर सकती है? केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट में सेपरेट ऑफ पावर, क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेकंड में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। थर्ड में की फेडरलिज्म। फोर्थ में की रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। का भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद या जिम्मेदार सरकार। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? जो भारत है, ये भारत है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो 3 स्तर पर सरकार काम करती है, 3 स्तर पर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? 31 नंबर का क्वेश्चन। इसको क्या कहेंगे? संघवाद ना। इसको क्या कहेंगे? संघवाद, फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म कहेंगे, ठीक है। 31 नंबर का फेडरलिज्म होगा। अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। करा क्वेश्चन। पुटिंग आउट सिस्टम रिफर्स टू an arrangement wherein, फर्स्ट में कि waivers or any producer from a group undertake of certain activities collectively. A second में कि waivers spend their money on purchase of yarn and sell the finished cloth in market. The third में कि the merchant supplies the raw materials to waivers or any producers and receives the finished product from the latter. फोर्थ में कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स क्लॉथ फ्रॉम द वेवर्स कोऑपरेटिव। तो दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा। या फिर बुनकर सूत करने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा। या फिर व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है, ये वाला ऑप्शन होगा। या फिर सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा सही? तो दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर क्या इस व्यवस्था को संदर्भित करता है, तो क्या है इसमें? 32 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा ना। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। क्या करता है? व्यापारी जो मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल, यानी क्या करते हैं? कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे क्या करते हैं? तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट द फ्रॉम द लेटर, ठीक है। तो तैयार माल को क्या करता है? प्राप्त होता है। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
33 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन्स फॉर पीपल इन मेनी रूरल एरियाज टू माइग्रेट ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन्स। ए का है कि सम फैमिलीज थ्रिव ऑन लार्जर नंबर एक्रेस क्या है एक्रेस ऑफ लैंड्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। बी का है कि द एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपुल्स फील्ड। सी का है नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर। डी का है कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स गेट पेड वेरी लिटिल फॉर द वर्क दे डू। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि ए बी तथा सी, इसमें तो हिंदी वाला टाइप हो गया, चलिए ए बी तथा सी है ना। सेकंड में कि बी सी क्या हो जाएगा डी, और थर्ड में कि क्या केवल ओनली बी और सी होगा, या फिर केवल ए तथा सी, कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं। तो जो ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण परिवार के लोग हैं, तो वे किस मौसम में पलायन करते हैं, यानी शहर की तरफ जाते हैं। तो कौन सा मौसम में होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी से बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, ठीक है। बी का है कि खेती मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं, या फिर सी में है कि साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्या होता है, साल के हर एक समय में उन्हें काम नहीं मिल पाता है ना। और डी में कि खेती और मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि ए बी तथा सी, सेकंड में कि बी सी तथा डी, थर्ड में कि बी तथा सी, फोर्थ में कि ए तथा सी, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ये 33 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड से होगा, ठीक है। जो ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण परिवार से लोग विशेष मौसम में क्या करते हैं, पलायन करते हैं, यानी शहर की तरफ जाते हैं। तो किस लिए, तो पहला हो जाएगा खेती और मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। जो खेती और मजदूर है, जो खेती करने वाले लोग हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे के खेतों पर काम करने के लिए निर्भर रहते हैं ना। और जिसके पास खेत नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के खेतों पर काम करने के लिए निर्भर रहते हैं। और सी में क्या है कि साल के हर एक समय उन्हें क्या होता है, काम नहीं मिल पाता है। या फिर डी में क्या है कि खेती और मजदूर जो होते हैं ना, जिसके पास खेत नहीं होती है, वो अपने काम के बदले बहुत कम पैसा मिलता है। जब वो दूसरे के खेतों पर काम करता है ना, उसके बदले में उसे बहुत कम पैसा मिलता है, जिसके चलते वो शहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक। तो ये विशेष मौसम में पलायन करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो गया ना, बी सी डी, ओके। तो दूसरे के खेतों पर वो निर्भर रहते हैं। उसके बाद हर एक समय काम नहीं होता है, फिर गेट पेड उसे बहुत कम पैसा मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया था हम लोग का, सेकंड वाला ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। हु सेड कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ should have the word dash, or that a who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the word for the crime of being a poor man। तो फर्स्ट में है कि महात्मा गांधी, सेकंड में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड में कि रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ में कि जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास, किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट नहीं दे सकता, यानी वोट दे सकता है। जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, यह बात किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये बात किसने कहा था कि जो अमीर आदमी है वो वोट दे सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो दिन भर अपना खून पसीना एक करके काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता है। यह बात किसको सहन नहीं हो रहा था। तो महात्मा गांधी को, या फिर बी आर अम्बेडकर को, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को, फिर जवाहरलाल नेहरू को, किनको ये विचार सहन नहीं हो रहा था, कौन सहन नहीं कर सकता था। 34 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाली बात हमारे महात्मा गांधी ने किए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। 34 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट
mandatory for organizations that have more days than women employees to provide crèche facilities। तो फर्स्ट ऑप्शन में 15, सेकंड में 20, थर्ड में 25, फोर्थ में 30। तो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डेढ़ से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। तो 15, 20 या 25 या 30 कितने कितने कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए? 35 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 वाला, ठीक है, 30। देखिए एक्सप्लेनेशन में है, द गवर्नमेंट mandates crèche facilities for organization with 50 or more employees, not a specific number of women, under the maternity benefit amendment act 2017 to support working parents by providing children through some order laws like the Facilitators Act require it for more than 30 female workers in specific factory settings। तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत सरकार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले जो संगठन होते हैं उसके लिए शिशु देखभाल सुविधाओं को अनिवार्य करती है, न कि क्या है जो महिलाओं की एक विशिष्ट संख्या के लिए, ताकि कामकाजी माता पिता को बच्चों की देखभाल प्रदान करके उनका समर्थन किया जा सके। हालांकि कुछ पुराने कानून जैसे हैं, जैसे कारखाना अधिनियम हो गया, विशिष्ट कारखाना सेटिंग्स में 30 से अधिक महिला श्रमिकों के लिए इसे अनिवार्य करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। देखिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, ये 2024 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए पीवीआईक्यू देखना बहुत जरूरी बनता है। इसमें रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी बनता है। अब पीवाई करके ही आप क्या कहते हैं 135 तक नंबर ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर का, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो फर्स्ट में कि फंडामेंटल राइट्स, सेकंड में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड में कि प्रीएम्बल, फोर्थ में कि 7th शेड्यूल। तो भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? फर्स्ट में कि मौलिक अधिकार, सेकंड में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, और थर्ड में कि प्रस्तावना, फोर्थ में कि 7वीं अनुसूची। तो कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कौन सा वाला हो जाएगा ऑप्शन 36 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान का हिस्सा है, ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, द कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली इंसेंड इन द क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, फाउंड इन पार्ट 4th आर्टिकल 36 to 51 which guide the state to ensure socio-economic justice and establish India as a welfare state through promoting well-being, equal opportunities and a decent standard of living for citizens। तो भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मुख्य रूप से क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी में निहित है, जो भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में पाए जाते हैं, जो राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और नागरिकों के लिए क्या करते हैं कल्याण, समान अवसर और एक सभ्य जीवन स्तर को बढ़ावा देकर क्या करते हैं भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग समझ गए ना, क्या है जो डीपीएसपी है ना, ये क्या करता है कल्याण, समान अवसर और एक सभ्य जीवन स्तर को बढ़ावा देकर क्या करता है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए क्या करते हैं मार्गदर्शन करते हैं।
तो ये इसका ये एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि twofold objectives of fundamental rights according to Dr. B.R. Ambedkar are dash. A कहे कि every citizen must be in a position to claim those rights. B कहे कि it must be binding upon every authority that got the power to make laws. C में कि to serve as a guide to the independent Indian state. D में कि to ensure greater social and economic reforms. Choose the correct option. फर्स्ट में कि ए एंड बी, सेकंड में कि बी एंड सी, थर्ड में कि सी एंड डी, फोर्थ में कि ए एंड डी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के जो उद्देश्य दोहरे उद्देश्य हैं तो डैश हैं, तो क्या है? एक है कि प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, ये वाला ऑप्शन होगा। या फिर बी का है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। या फिर सी में है कि स्वतंत्र भारतीय राज्य शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। और डी में है कि अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि ए और बी, सेकंड में कि बी और सी, थर्ड में कि सी और डी, फोर्थ में कि ए और डी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 37 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा मौलिक अधिकार के जो दोहरे उद्देश्य हैं, तो फर्स्ट में है कि प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए क्या करे, दावेदारी कर सके। और बी में है कि यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और बी। और ये जो है ना, स्वतंत्र भारतीय राज्य शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके, तो ये वाला बात नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए ये वाला भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन सही हो गया, ए और बी। प्रत्येक नागरिक क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए क्या करे, दावेदारी कर सके, और ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों की क्या है, दोहरे उद्देश्य। ठीक है, टूफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन लॉस पासेस बाय, क्या है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट कंसिडर दैट दिस आर क्या है, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। फर्स्ट में कि जुडिशियल एक्टिविज्म, और सेकंड में कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और थर्ड में कि जुडिशियल रिव्यू, और फोर्थ में कि एपलेट ज्यूरिडिक्शन। ओके, तो संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वो मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? जो संसद है उसका द्वारा जो पारित किया गया कानून है वो न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है। ठीक है, तो यदि वो मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो ये क्या कहलाता है? 38 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण। क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। हाँ, अब इसका एक्सप्लेन देख रहे हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन लॉस फ्रॉम पार्लियामेंट दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ओके, a key function where courts ensure legislative act align with constitutional principles as established by Indian Supreme Court in cases like केशवानंद भारती। तो इस केस में केशवानंद भारती जो संसद द्वारा पारित उन कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति है जो संविधान की मूल संरचना का क्या कहते हैं, उल्लंघन करते हैं, और इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और यह एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है जिसके तहत क्या होता है, न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि जो विधायी अधिनियम है ना वो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। और जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, केशवानंद भारती जैसे मामलों में स्थापित किया है। केशवानंद भारती जैसे मामलों में क्या क्या है, स्थापित किया है, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोग देखेंगे 39 क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेन आगे हो गया है। वाई द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स
एंड देयर रिहेबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1993। तो क्या है, रिहेबिलिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1993। रिहेबिलिटेशन एक्ट कम, ठीक है। फर्स्ट में कि द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर एम्प्लॉयड इन सब ह्यूमन कंडीशन। सेकंड में कि दे डिमांडेड हाई वेजेस एंड रिफ्यूज टू वर्क इन मैनी सिटीज। थर्ड में कि द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इन दिस सेक्टर। फोर्थ में कि द गवर्नमेंट टू प्राइवेटिस दिस सेक्टर। तो जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन, निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ। तो फर्स्ट में कि सफाई कर्मी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। सेकंड में कि उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया। थर्ड में कि इस क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास के कारण इसमें जो लोगों की जरूरत नहीं रह गई थी। और चौथा ऑप्शन में कि सरकार इस क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन क्या कहते हैं, नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ था। तो किस कारण से लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, सफाई कर्मी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। जो सफाई कर्मी होते हैं ना, वो अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। ये वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर एम्प्लॉयड इन सब ह्यूमन कंडीशन, सब ह्यूमन कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है, अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि द क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केव क्या है, Scavengers Act came into force in 1993 primarily to ban the dehumanizing practice of cleaning human ex, excreta manually rooted in caste discrimination and to mandate the conversion of insanitary latrines. Responding to court directives and public out, out, outcry over health hazards and human rights violations, ठीक है। तो मानव मल को हाथ से साफ करने की अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो जातिगत भेदभाव में निहित थी और अस्वच्छ सूखे जो शौचालय को परिवर्तित करने को अनिवार्य बनाने के लिए हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में जो रोजगार निषेध अधिनियम है वो 1993 में लागू हुआ, ठीक है। जो मानव मल था उसको हाथ से साफ करने की अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए था, और जो जातिगत भेदभाव है उसमें निहित थी। और अस्वच्छ होता है, सूखा जो शौचालय होते थे उसको परिवर्तित करने को अनिवार्य बनाने के लिए हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध अधिनियम 1993 में लागू हुआ। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन। फर्स्ट ऑप्शन में 2022 क्या है, 2002, सेकंड में कि 2004, थर्ड में कि 2005, फोर्थ में 2006। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। जो घरेलू हिंसा होता है ना, मारपीट वाला, तो ये महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। तो कब हुआ, 2002 में या 2004 में या 2005 में या 2006 में, कब हुआ। 40 नंबर का क्वेश्चन कैंसिल। तो अब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड वाला है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन इन December 2002 द स्टैंडिंग कमेटी
सबमिट क्या है, submitted its recommendations to the Rajya Sabha. These recommendations were also presented in the Lok Sabha. The committee's report accepted most of the demands of women's organizations in 2005. Parliament क्या है, a new bill was introduced in the Parliament after getting approval from both houses. It was sent to the President for a assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into force in 2006. तो ये जो दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी, ठीक है। और इन सिफारिशों को क्या था, लोकसभा में भी पेश किया गया। और कमेटी की रिपोर्ट में, जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और ये 2005 में क्या हुआ, संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास क्या हुआ, स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। और 2006 से इसको घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो ये 2005 पे ज़्यादा प्रभावी हुआ ना, और 2006 में लागू हो गया। तो इसका आंसर ये था ना, 2005 बना। तो 40 नंबर का आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुई। आप लोग को पसंद आ रही होगी और आप लोग अपना तैयारी का बेटर बनाते रहिए, अच्छा से करते रहिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।